आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अंजलि चिल्लाती रही और कार वाले उसे रौंदते रहे। हल्ला बोल में आज बात दिल्ली की उस बेटी की जो 12 किलोमीटर तक कार से घिसटती रही, लेकिन उसे किसी पुलिस वाले ने नहीं देखा। अंजलि की दोस्त जो उसके साथ स्कूटी पर सवार थी, उसने आज तक से बातचीत की है। बताया कि कार में सवार आरोपी जानबूझकर कार को घसीटते रहे। अंजलि चिल्लाती रही। आज हल्ला बोल में हम डिकोड करेंगे कि आखिर 1 जनवरी को यानी 31 जनवरी की रात को क्या हुआ था। हम आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि आखिर उस स्कूटी पर सवार अंजलि के साथ उसकी दोस्त निधि उस रात का सच कैसे बयां कर रही है। उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे दीपक, जो सबसे बड़े चश्मदीद थे उस पूरे मामले के, क्योंकि अपने आंखों से उन्होंने देखा था कैसे कार घसीट कर ले जा रही थी अंजलि को। लेकिन सबसे पहले सुनिए चश्मदीद, सबसे महत्वपूर्ण, बेहद करीब से जिसने इस पूरी घटना को देखा, अंजलि की दोस्त निधि की जुबान, पूरी घटना। इस मामले में अभी तक का जो सबसे बड़ा खुलासा है वो आज तक इंडिया टुडे करने जा रहा है। हमारे साथ वो लड़की मौजूद है जो उस दिन पीड़िता के साथ मौजूद थी, स्कूटी पर बैठी हुई थी, और जब स्कूटी पर बैठी हुई थी तब हादसा हुआ था। उस रात क्या हुआ था ये पहले बताइए। उस रात ये हुआ था कि जैसे कि गाड़ी सामने से आई और हम स्कूटी पे थे, तो वो लड़की थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी। सामने से आई गाड़ी, फिर गाड़ी ने एक दूसरे की टक्कर दे दी, तो वो गाड़ी के नीचे घुस गई। मैं अपनी स्कूटी के मतलब बगल में गिर गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। तो गाड़ी के नीचे कहीं उसका पैर या कुछ उसका फंस गया था, तो फंसने के बावजूद वो निकल ही नहीं पाई। तो जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने आगे पीछे गाड़ी करी 2-3 बार। लड़की रो रही थी, उन्होंने सुना नहीं, वो चिल्लाते चिल्लाते लड़की को ले गए, आगे लेके गए, आगे खींचकर फिर पीछे करा, फिर खींचते खींचते उसे वहां तक ले गए लड़की को। और बस यही था जहाँ का एक्सीडेंट हुआ था, सीन यही था। और हम आ रहे थे आराम से पार्टी वार्टी करके, दोनों फ्रेंडे दोनों पार्टी वार्टी करके आ रहे थे, आराम से आ रहे थे हम आराम से। वो मेरे को घर छोड़ती पहले, फिर खुद घर जाती। उस दौरान ये हादसा हुआ था। मैं बच गई, वो उस हादसे की शिकार हो गई। तो जब ये पूरा हादसा हुआ तो स्कूटी टकराई। हाँ जी। तो उसके बाद आप गिर गई। हाँ जी, मैं भी गिर गई, वो अंदर चली गई गाड़ी के, और मैं बगल में गिर गई। बस मेरे को थोड़ी चोट आई है, उसको ज्यादा आ गई। वो क्योंकि उसको ज्यादा इसलिए वो अंदर घुस गई, उसको गाड़ी वालों ने ध्यान देने के बावजूद भी उस चीज को इग्नोर मारने के बाद उस गाड़ी को भगा कर ले गए। अच्छा, मेरे कहने का मतलब है कि आपके कहने का मतलब ये है कि जब पूरा एक्सीडेंट हुआ तो जो कार में सवार लोग थे उनको ये जानकारी हो गई थी? उनको जानकारी थी, और गाड़ी में ना कोई सॉन्ग बज रहे थे ना कुछ बज रहा था। गाड़ी बिल्कुल शांत थी और ना लाइट वाइट थी, कुछ नहीं था, सब कुछ शांत था गाड़ी का। और उन्हें पता भी था कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे, और उन्हें पता भी था लेडीज ही है। उन्हें ये नहीं पता था कि जेंट्स, उन्हें पता था लेडीज है उसके नीचे। उन्होंने जानबूझकर आगे लेके गए गाड़ी को, और उन्होंने जानबूझकर लेके जाके जानबूझ के ही वो घसीटते लेके गए। उन्होंने एक बार भी उतर कर देखा नहीं कि हम उस लड़की को बचा ले। एक बात बताइए कि जब ये पूरा हादसा हुआ तो आप उसके बाद आपने क्या किया? मैं बहुत टॉपलेस हो गई थी, बहुत ज्यादा। मैं सीधा घर गई। घर पे मम्मी थी, नानी थी मेरी, उन्हें बताया मैंने ऐसे वो गाड़ी उसको खींच कर ले गई है। और खींच कर ले जाने के बाद उस दौरान उस लड़की को उन्होंने एक बार ना पीछे पलट के देखा ना कुछ। वो उसी रोड पे, जहाँ लड़की की लाश, उसी रोड पे घूम रहे थे। वो जो मैंने न्यूज में सुना, उसी रोड पे घूम रहे थे। मेरा दिमाग काम नहीं करा, मेरे को जो सही लगा कि मैं अपने घर चली जाऊं, तो मैं अपने घर चली गई। इस दौरान पैदल अपने घर गई? हाँ, पैदल अपने घर गई थी। कहाँ आपका घर था? मेरा घर वहीं से थोड़ी सी दूरी था, सीवन की तरफ। अच्छा। हाँ जी। तो फिर जब न्यूज में जैसा कि आपने बताया, देखा आपने कि इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, 12 से 13 किलोमीटर दूर घसीट कर लड़की को ले गया, तो आपने एक बार भी पुलिस को जानकारी देने की कोशिश? मैं उस टाइम बहुत होपलेस हो गई थी, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मुझे ये ठीक लगा कि मेरे को अपने घर पे जाना चाहिए। बस मुझे यही ठीक लगा। मैं अपने घर पे, मैं सोची वो आगे जाके उतर के एक बार लड़की को छुड़वा देंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ
उस लड़की को जानबूझकर आगे लेके गए, उन्होंने जानबूझकर वो हादसा करा। तो आपकी तो दोस्त थी ना, वो आपकी उस पार्टी मना के आ रहे थे। अगर चलिए मान लीजिए आप होपलेस हो गई, तो उसके बाद 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप पुलिस को जानकारी देती। वो मैं बिल्कुल अपनी शुद्धि में नहीं थी, मैं अपने होश में ही नहीं थी कि मैं जाकर पुलिस को बताऊं। मैं सोची कहीं वो बात मेरे पे ना आ जाए। एक होता है ना कि मेरे को लगा कि क्या करूं मैं, मेरे को जो ये ठीक लगा कि मैं अपने घर पे जाऊं, अपने घर पे बैठ के शांति से सोचूं क्या करना है क्या नहीं। कुछ नहीं समझ में आया तो 2 दिन बाद पुलिस ने पूछा तो मैंने पूछताछ में सब बता दिया। ऐसे ऐसे हादसा हुआ था, ऐसे ऐसे उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ और उस दौरान मैं बच गई। किस्मत इतनी अच्छी, मैं बच गई और वो लड़की उस हादसे की शिकार हो गई। नहीं, तो आप एक बार सीक्वेंस बताइए कि 31 दिसंबर को आप दोनों उस होटल में गए थे। यहाँ हाँ उसके जी। बाद क्या क्या हुआ वहाँ उसके पर? बाद कुछ नहीं, उसके बाद थोड़ी सी हम वो कह रही थी कि मैं स्कूटी चलाऊंगी, मैंने कही मैं चलाऊंगी क्योंकि वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। उसने कहा मैं चलाऊं, मैंने कहा नहीं बहन मैं नहीं चलाने दूंगी तुझे, मैं चलाऊं। तो उसने हाथापाई करी कि ना बहन नहीं मैं चलाऊंगी, नहीं मैं चलाऊंगी, ये बात हुई हमारी। वो सीसीटीवी में दिख भी रहा। हाँ जी, उस दौरान वो बातें हुई। वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। और मैं पीछे बैठकर भी मैंने गाड़ी को संभाला कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। और पहले तो एक बार हम हादसे से बचे, हम दोनों मरते। एक बार ट्रक हमारे आगे जा रहा था, है उसको गुस्सा आया कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कैसे छोड़ सकता है, मैं शादी करूंगी, ये है वो, ऐसे ही कुछ उसने बोला। तो वो ट्रक में भेड़ने जा रही थी, हम दोनों उस ट्रक के उस दौरान हम दोनों मरते। वो मैं किस्मत अच्छी थी, मैंने क्या करा, मैंने वो आगे से पीछे से बैठ के मतलब ब्रेक मारे और साइड में करी स्कूटी। मैंने कहा ढंग से चलाएगी तो मैं तुझे चाबी दूंगी। कह रही नहीं मैं ही मेरी स्कूटी चलाऊंगी, मैं ही चलाऊंगी। उस हादसे से बचे। उस हादसे से बचने के बाद हम आगे गए। आगे जाने के बाद हम कट में घुसे, वो गाड़ी ऐसे आ रही थी। घुसने के बाद वो गाड़ी वाला रुका ही नहीं, उस गाड़ी वाले ने एकदम ठोकी गाड़ी, है उसको हमने साइड भी करी, हमने स्कूटी, उसने जानबूझकर उसने ठोकी। और वो इतनी नशे में थी, उसको मतलब होश ही नहीं था। वो गाड़ी के नीचे बिल्कुल घुस गई। वो रो भी रही है, फिर भी उसको गाड़ी वालों ने बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करा कि हम उतर के बाकायदा उस लड़की को निकाले उस गाड़ी में से। उसका कुछ फंस गया था, क्या फंस गया था ये मुझे भी नहीं पता। बस मैंने ये हादसा देखा, मैं बहुत होपलेस हो गई और वो गाड़ी लेके भाग गए। जो लड़के थे उस लड़की को ही लेकर भाग गए, ऐसे के ऐसे आगे पीछे 2-3 बार करा, फिर ऐसे के ऐसे लेके भाग गए। उसी दौरान मैंने बस कुछ नहीं सोचा, मैं अपने घर चली गई। अच्छा, मतलब जाहिर सी बात है टक्कर हुई होगी तो जो कार में बैठे 5 लोग होंगे उनको जानकारी तो होगी कि एक्सीडेंट। बिल्कुल 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 उन्हें जानकारी थी, उन्हें पता भी था कि एक महिला हमारी गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। सब कुछ उन्हें पता था कि एक महिला हमारी गाड़ी के नीचे, उन्होंने जानबूझकर किया है जो भी किया है। आपको चोट आई? हाँ मेरे को सिर्फ आँख पे आई थी और थोड़ी पैर पे आई थी और मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था। अच्छा, ये हाथ हाँ हाथ फ्रैक्चर हुआ था मेरा, बस मुझे और कोई चोट नहीं है। उसको भी चोट नहीं आती। अगर वो गाड़ी रोक के मतलब उस लड़की को निकाल देते तो उन्होंने कुछ नहीं करने की कोशिश करी। उन्होंने गाड़ी में से उतर के ही भी नहीं देखा कि हम उतर के बाकायदा उस लड़की की हेल्प करें, उसको निकाल दे। वो जानबूझ के ऐसे किसी पर उन्होंने ये कोशिश करी, गाड़ी में से बैठ के आगे पीछे गाड़ी करी। उसको उसी दौरान ज्यादा चोट लगी, वो चिल्ला भी रही थी। फिर वो आगे ले गए, आगे ले जाके उसका दम टूट गया होगा। आगे पीछे कर रहे थे हाँ गाड़ी? आगे पीछे करी गाड़ी उन्होंने कि वो सोच रहे कि छूट जाएगी लड़की, पर लड़की का कुछ ऐसा अटक गया था उसके अंदर, ऐसा चिपक गया था, वो लड़की छूट ही नहीं पाई उसके। जो आरोपी हैं जो कार में जिनसे एक्सीडेंट हुआ, क्या पहले से आप लोग जानते नहीं, उन लड़कों को हम नहीं जानते थे, ये सिर्फ एकदम हुआ है। पर उन लड़कों ने जानबूझकर हम में भिड़ी थी गाड़ी, पर हम उन लड़कों को जानते नहीं थे। हमने साइड भी करी पर उन लड़कों ने एकदम हमारे में भीड़ दी। अच्छा, आगे से या बैक से? नहीं आगे वो भी ऐसे आ रहे थे, हम भी सीधा आ रहे थे, मतलब सीधे आमने सामने की टक्कर? आमने सामने की टक्कर हुई है। आमने सामने से ही तो वो नीचे घुस गई है और मैं आपने एक बार भी ये कोशिश नहीं की कि उस रात ये हादसा हुआ कि आप शोर मचाएं? नहीं मैं उस टाइम में ना बिल्कुल मतलब मेरा माइंड काम नहीं करा कि मैं कुछ बोलूं, कुछ कहूं किसी से,
मैं डर लग गया है कि क्या हो गया ये एकदम। तो सुबह न्यूज में आता है कि उस लड़की की मौत हो गई है इस दौरान, ऐसे ऐसे घसीट कर ले गए हैं। फिर मेरे को लगा कि यार वो छुटी ही नहीं वो लड़की, उसको तो उन्होंने आगे ले जाके भी उन्होंने छुड़वाने की, वो ऐसे ही घसीटते घसीटते गाड़ी में बैठे बैठे ले गए उसे नशे में। आप कोशिश करती हैं कि जो वो कोशिश करने वाला उन्होंने टाइम ही नहीं दिया, मोमेंट ही नहीं दिया, बस उन्होंने एक बार आगे लेके गए, फिर पीछे तेजी से, फिर आगे, फिर एकदम लेके गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अंजलि है, जो पीड़िता है, उसके परिवार को बताती हैं कि नहीं, ऐसा मैं उनके परिवार को बताती, वो तो मेरे को ब्लेम देते ना कि तुम साथ थे, 100 बातें हो जाती, मैं क्या बताती उनके। होटल में कौन कौन लोग थे? आप? उसके सारे फ्रेंड थे, उसका बॉयफ्रेंड था, उसके फ्रेंड था, और मेरा कोई भी जानकार नहीं था सिर्फ अंजलि के अलावा। कितने बजे आप लोग होटल में पहुंचे? मैं 8 बजे, करीब 8 और बजे। कितने बजे आप लोग निकले? हम निकले 2 बजे। 2 बजे मूवमेंट हुआ था ये। हाँ, मैंने कहा मैं अपने घर जाऊंगी। जब मैंने उस लड़की से जिद करी ना, मेरे को मेरे घर छोड़, और वो भी कह रही मैं भी अपने घर जाऊंगी, उसके बॉयफ्रेंड से कोई तू मैं हो गई थी। तो उस दौरान मैं बाहर गई थी 24/7। मुझे नहीं पता क्या बात हुई थी उन दोनों के बीच, क्या नहीं हुई थी, उस बातों का मेरे को नहीं पता। कोई बात नहीं। हाँ, तो उन दोनों की बातें हुई क्या नहीं हुई वो मुझे नहीं पता। मैं चली गई, मैं एकदम वहां से आई ना 24/7 से ऊपर, वो आते ही मेरे को बोलते कि घर चलते हैं, तो घर आप चलते दोनों हैं। स्कूटी पे हाँ, हम बैठे? दोनों स्कूटी पे बैठे। अच्छा, पहले अगर दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में कि होटल से आप निकल रही हैं, तो स्कूटी आप ड्राइव कर रही हैं? हाँ, फिर उसने मतलब मेरे से ज्यादा जिद करी कि मेरी स्कूटी मेरे को दे, वरना मैं कूद जाऊंगी स्कूटी से। तो मैंने उसी दौरान उसकी स्कूटी की चाबी उसे थमा दी। मैंने कहा लो अपनी चाबी, मैंने कहा तुम चलाओ, दे दी। जब मैं डर गई, जब ट्रक में से हम बचते बचे ना, जब ट्रक हमारे ऊपर चढ़ने ही वाला था, क्योंकि ट्रक भी आगे था, हम ट्रक के पीछे थे, तो हम दोनों मरते, कोई भी नहीं बचता हम दोनों में से। तो हम बच गए उस चीज से। और उसके बाद फिर जब आप होटल से निकले तो कितने मिनटों के बाद ये हादसा हुआ? कहाँ ये पर? हम जब निकले हैं उससे थोड़ी देर बाद ये हादसा हो गया था। जब ही हम निकले हैं उस रोड से, हम निकलने के बाद हम सीधे गए हैं, और जहाँ दुकान, वो शॉप है ना वो स्वीट की, वहीं पे हम बस मोड़ी है, मोड़ते वो आगे से गाड़ी आई है, जब ये एक्सीडेंट हुआ है। वो लड़की है, मैं आपको बताऊं, जो इस पूरे केस की आई विटनेस है, और आई विटनेस आज तक इंडिया टुडे पर हमारे साथ हैं। ये बता रही हैं कि किस तरीके से वो होटल से दोनों निकली हैं, और उसके बाद जब होटल से निकलती हैं, सीसीटीवी में भी दिखाई दे रहा है कि जो पीड़िता है वही स्कूटी ड्राइव कर रहा है, ये पीछे की तरफ बैठी हुई है। लेकिन कुछ दूर आगे जाकर पीड़िता इनसे जिद करती है कि स्कूटी उनकी है, वो स्कूटी ड्राइव करेंगे, जिसके बाद वो स्कूटी ड्राइव करती हैं, और आगे जाकर ये हादसा होता है। एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए सीक्वेंस, होटल से आप कितने बजे निकली, स्कूटी होटल से जब निकले आप लोग तो स्कूटी कौन चला रहा था, फिर आगे कैसे स्कूटी जो विक्टिम है वो चलाती है, और फिर कैसे हादसा होता है? अच्छा सुनो, मैं पहले हम सही बैठे हुए थे, हम दोनों ने रूम लिया, हम बैठे हुए, कह रहे हम पार्टी करेंगे पूरी रात। मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम पार्टी करेंगे। तो मैंने उसको मना करा, मेरे को पता है उसका वो ना मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आता है उस लड़की को। हाँ, तो मैंने उसको समझाया, मैं उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ था उसको जानते हुए, 10-15 दिन हुए थे उसको जानते हुए। कहाँ मुलाकात हुई? मेरी एक फ्रेंड थी, उसके थ्रू से मुलाकात हुई थी। अच्छा। हाँ जी, तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ था मैं उसको जानते हुए। तो जानते तो हम थोड़ा क्लोज आ गए, अच्छे फ्रेंड बन गए, अच्छी बॉन्डिंग हो गई हम दोनों की। बॉन्डिंग होने के बाद हमने सोचा कि नया साल हम दोनों साथ बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम साथ बनाएंगे नया साल। तो हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर हम पहले उसने मेरे को फोन करा। उसने मेरे को फोन करने के बाद मेरे को लेने आई सुल्तानपुरी से, मेरे घर के पास। घर के पास से लेने के बाद फिर वो मेरे को लेके गई रोहिणी लेने के बाद फिर वो मेरे को लेके गई अपने घर ले जाने के बाद उसने उठाई चाबी, पहले थोड़ा मेकअप वेकअप करा, लिपस्टिक लगाई, फिर उसने उठाई चाबी, फिर वो मेरे को लेके गई सीधा वहाँ पे होटल पे। ले जाने के बाद उसी ने पैसे दिए, उसी ने आईडी दी, उसी ने सब करा। करने के बाद फिर हमने सब कुछ ले लिया। हाँ बिल्कुल हाँ। फिर उसके बाद उसने सबको फोन करा, अपने दोस्तों यारों को, उसी के जो सारे दोस्त पकड़े हैं ना वो उसी के दोस्त थे सारे, और वो उसी के जानकार थे। मेरा एक भी उसमें जानकार नहीं, ना मैं किसी को जानती थी, ना मेरा उनसे कुछ भी। ठीक है, खैर ये तो देखिए, अगर ड्रिंक करना ये तो पर्सनल है, किसी का एंजॉयमेंट प्रॉब्लम है यहाँ। आप ओयो से कितने बजे निकली, और फिर वो हम निकले 2 बजे। 2 बजे वहाँ से निकले हम।
वहां से निकलने के बाद हम गए सीधा घर की तरफ जा रहे थे। घर की तरफ जाते जाते ये हादसा हुआ। ये हादसा होने के बाद पहले हम ट्रक में भिड़ते भिड़ते बचे। वो लड़की गुस्से में कह रही मेरा बॉयफ्रेंड अगर मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। तो मैंने उसको रोका, मतलब ब्रेक मारे कि तू क्या कर रही है, मेरे साथ भी ये हादसा हो सकता है। तो वो फिर कुछ नहीं समझी। फिर मैंने ब्रेक मारे, फिर कह रही ठीक है आराम से चलाऊंगी। और आराम से चलाते चलाते उसी मोमेंट पे उसने गाड़ी ली अंदर की तरफ। वो अंदर की तरफ लेते कार आ रही थी। वो उसी मोमेंट पे हम दोनों का, हमने बचाव भी करा अपना, पर उन लड़कों ने हमारा एक तरफ परसाव बचाव नहीं करा। उन्होंने एकदम भेड़ दिया हमें। उसके बाद वो लड़की फंस गई। वो लड़की फंस गई वहां पर। चीख रही थी, क्या बोल रही थी? चीख रही थी बचाओ बचाओ। उन लड़कों को वॉइस आ रही थी, उस लड़की की आवाज आ रही थी, सारी आवाज आ रही थी उन लड़कों को उनकी। पर उन लड़कों ने जानबूझकर ये हादसा करा। वो लड़के कुछ कर रहे थे उस वक्त कार में बैठे जब वो? नहीं, कुछ नहीं दिखा मुझे अंदर का। उन्होंने काले शीशे कर रखे थे उस टाइम पे। अच्छा। उन टाइप पे काले शीशे रखे, अंदर का मुझे कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी। और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो बस। तो पुलिस आप तक कैसे पहुंची? खोजते हुए पहुंची आप? हाँ, खोजते हुए पहुंची। कि मैं, क्योंकि मैं डर के मारे कुछ बता नहीं रही थी किसी को। मैं बहुत डर गई थी। ऐसा क्या डर है? कोई एक्सीडेंट था, आपकी दोस्त थी, आप बताती पुलिस? नहीं, मेरे को लगा कि क्या पता क्या क्या हो जाए, क्या मेरे पे क्या बात हो में जाए? पड़ जाए। एक डर होता है, मेरे को डर वही लगा। वरना मैं तो चाहती थी उसे इंसाफ मिले। और मैं तो अभी भी ये चाहती हूँ उसे इंसाफ मिले, उन लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कड़ी से कड़ी सजा मिली। हाँ जी। तो चोट भी आपको गंभीर आई थी? हाँ जी, चोट हाथ पे आई थी। मेरा हाथ पूरा उठ नहीं रहा था। जिस दिन मुझे चोट आई थी पूरा हाथ मेरा बैंड हो गया था। तो पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने? हाँ, सब बताया, सब हाथ वाथ सब मेरा चेक हुआ है। और आंख पे लगी थी मेरे चोट। मेरे तो समझ लो उस लड़की के भी चोट नहीं लगा। अगर वो गाड़ी रोक के गाड़ी के नीचे से उस लड़की को निकाल देते। उन्होंने कोशिश ही नहीं करी। वो घसीटते घसीटते लेके गए। जब लड़की की ये मौत हुई है, ना उसके साथ कुछ गलत हुआ है ना ऐसा हो, बस ये गलत हुआ है उन लड़कों को जान खा रही थी सांसे की। सब कुछ था, सब कुछ उन्हें पता था। और उन्होंने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। बहुत बड़ा खुलासा अपने आप में कि किस तरीके से 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात जो कुछ भी हुआ, ये उस हादसे की आई विटनेस है। दिल्ली पुलिस ने 164 का बयान भी इनका दर्ज करा दिया है। क्या आप अपने बयान पर कायम है जो कुछ आपने आज तक इंडिया टुडे के कैमरे पर बोला है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर क्या वजह थी कि जो पीड़िता की ये दोस्त है इस हादसे के बाद मौके से भाग गई, पुलिस को जानकारी नहीं दी। इनका कहना है कि ये पूरी तरह से डर गई। लेकिन इन्होंने ये बताया है, ये बड़ा खुलासा किया है कि वो 5 लोग, उन्हें पूरी जानकारी लग गई थी कि उस रात किस तरह से हादसा हुआ, हादसे के बारे में जानकारी लग गई। ये भी उन्हें पता चल गया था कि लड़की पीछे की तरफ फंसी हुई है, बावजूद इसके वो गाड़ी चलाते रहे और जिसका अंजाम ये हुआ कि पीड़िता की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। कैमरामैन कृपाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अगर आपने ध्यान से इनकी बातें सुनी तो ये बता रही हैं कि इन्हें भी चोटें आई और ये भी कह रही है साथ में कि अंजलि को भी चोटें आई थी। उसकी जान नहीं जाती अगर उन लोगों ने सिर्फ उसको गाड़ी के नीचे से निकाल दिया होता, लेकिन उन्होंने कोशिश ही नहीं की। वो गाड़ी को आगे पीछे करके उसको गाड़ी से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। एक तरह से जानबूझकर उसकी जान ली गई है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वाति मालीवाल कुछ देर में दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चीफ हमारे साथ जुड़ेंगी। आशा देवी जी निर्भया की मां हमारे साथ जुड़ रही हैं। दीपक हमारे साथ आई विटनेस जुड़ रहे हैं। बरखा सिंह जी पूर्व दिल्ली का कमीशन फॉर वुमेन की चीफ हमारे साथ जुड़ रही हैं। योगिता भयाना जो कि वहां पर मौजूद थी जब अंतिम संस्कार किया गया, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शाजिया इल्मी जी हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, राधिका खेरा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, सौरभ भारद्वाज विधायक और प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्योंकि बहुत सारे काले बादल थे कि आखिर उस रात की घटना में क्या कुछ हुआ है, 2 सबसे बड़े चश्मदीद आज तक पर आज आपके सामने हैं जो खुद बता रहे हैं कि आखिर 31 जनवरी की रात, 1 जनवरी की रात क्या हुआ, 31 दिसंबर 1 जनवरी की रात को क्या हुआ था 2 बजे के आसपास। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दीपक के साथ, क्योंकि दीपक आपने अभी तक जो हमने अभी तक सुनाया है निधि की बात, निधि बता रही है कि क्या हुआ था एक्सीडेंट के जस्ट पहले तक। वो बता रही है एक्सीडेंट के बाद आपने गाड़ी से उन लोगों को घसीटते हुए देखा। यहीं पर पुलिस की भूमिका आती है कि वो गाड़ी में घसीटते रहे, आपने भी शोर मचाने की कोशिश की। क्या हुआ था,
पुलिस ने कहीं पर भी बचाने की कोशिश नहीं की। दीपक, आपने क्या क्या उस रात देखा था, दर्शकों को बताइए। जैसे मैम तकरीबन मैं 2:30 बजे से 3 बजे के आसपास अपनी शॉप पे आ जाता हूँ। हाँ। तो मैं अपनी गाड़ी में माल वाल लोड करके मैं फ्री हो चुका था और मैं 3:18 पे अपनी शॉप को ओपन कर रहे थे। हाँ। तो इस दौरान जैसे कंझावला साइड से एक बलेनो गाड़ी आती नजर आई मेरे को, ग्रे कलर की, और उसकी तरफ मेरा ध्यान 50 से 100 मीटर पहले से ही गिर गया था। क्यों? उसकी नीचे से आवाजें कुछ इस तरह से आ रही थी, जैसे टायर फटने के बाद गाड़ी चलाते रहते हैं तो जो फट फट की आवाज आती रहती है, वो आवाज उससे आ रही थी। तो आवाज आने के कारण उसकी तरफ मेरा पूरा ध्यान आकर्षित था और बिल्कुल दुकान के सामने आने के बाद मैंने अच्छी तरह से देखा कि उसके नीचे कोई डेड बॉडी फंसी हुई है। उस टाइम तक मैं श्योर नहीं था कि ये लेडीज है या जेंट्स है, लेकिन ये पक्का था मैं कि माँ इसके नीचे तो डेड बॉडी ही है। हाँ। और वो ऊपर साइड से नगन थी, निचली साइड में जैसे उसको ब्लैक कलर का कुछ भी पहने हुआ था, सलवार थी, पैंट या जींस लोअर वगैरह जो भी था। और वो गाड़ी बिल्कुल 20 से 25 की स्पीड में कंझावला से कुतुबगढ़ की साइड निकल रही है। ठीक है। तो मैंने जस्ट तभी के तभी 3:20 पे 112 नंबर डायल किया। ठीक है। मैंने वो मैम ने फोन उठाया, मैंने हालात बयां किए, मैम ऐसे ऐसी बात हुई है और ऐसे बलेनो गाड़ी है ग्रे कलर में और उसके नीचे कोई डेड बॉडी फंसी हुई है और वो तकरीबन यहाँ से 500-700 मीटर आगे जा चुकी है और कुतुबगढ़ साइड जा रही है वो। उन्होंने बताया बोला ठीक है, आपसे हमारा पीसीआर आपको कांटेक्ट करता है जल्दी से जल्दी। वहाँ ठीक है मैम। तभी जैसे 4-5 मिनट के अंदर ही पीसीआर से कॉल आता है कि आपने फोन किया था 112 नंबर में। हाँ साहब फोन किया था और ऐसे ऐसे बात है, बलेनो गाड़ी है और उसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है और वो कुतुबगढ़ साइड जा रही है कंझावला साइड से। तो वो बोले चलो ठीक है, हम पंजाब खोड़ खड़े हुए हैं, यहाँ जो डेड बॉडी सपोर्ट था उससे 4-5 किलोमीटर आगे गाँव है पंजाब खोड़। उन्होंने वहाँ का नाम लिया कि हम वहीं खड़े हैं, हम आगे से घेराबंदी कर लेंगे। मैं भी निश्चिंत हो चुका था उस टाइम तक। मैं चलो ठीक है, स्टाफ को पता चल गया है, प्रशासन को पता चल गया है, आगे से वो घेराबंदी कर लेंगे। लेकिन उसके 4-5 मिनट और आगे जैसे 3:30 पे वो गाड़ी दोबारा मेरी दुकान के सामने से कंझावला की साइड गुजर रही है। उसने कहीं से भी आगे से यू टर्न लिया है और नेट 10 मिनट 12 मिनट के अंदर ही वो दोबारा मेरी दुकान के सामने दिखने के कारण मैंने दोबारा उसी नंबर पे कॉल किया जिससे मेरी बात हुई थी पीसीआर वाले से। माँ जनाब ऐसे ऐसे वो गाड़ी तो दोबारा मेरी दुकान के सामने से कंझावले साइड निकल रही है। तो बोले चलो ठीक है, हम भी वहीं आ रहे हैं। माँ ठीक है साहब। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटा के अपने वहां से स्कूटी उठाई और मैंने उसका पीछा करने लग गया। ठीक है। मैं पीछा करता रहा और प्रशासन से भी पीसीआर से भी टच में रहा था बाई कॉल। मैं बताता रहा कि वो गाड़ी अब फिलहाल यहाँ है, अब यहाँ है और वो यहाँ से मेरी शॉप से तकरीबन कंझावले साइड में 2-2.5 किलोमीटर से ही उसने राइसिंग मॉल के सामने से दोबारा यू टर्न ले लिया है और गाड़ी है कंझावला साइड से कुतुबगढ़ साइड के लिए निकल ली दोबारा। तो मैंने उससे 50-100 मीटर की दूरी बनाए रखी थी पहले ही। मैंने भी वहां से यू टर्न लिया और इस दौरान चलते चलते मैं अपनी शॉप पे जिस टाइम पहुंचा हूँ तो मैं वहां देखता हूँ कि मेरी जो गाड़ी थी बोलेरो गाड़ी, लोडिंग गाड़ी है, वो दूध लोड करके सीएनजी वेंजी डलवा के वो दुकान पे आके खड़ी हो चुकी थी उस टाइम तक। तो मैंने स्कूटी को वहीं साइड लगाया और उससे बोला कि भाई एक बार साइल ऐसा कर, इसको गाड़ी को बंद कर और उसका ये बलेनो गाड़ी जा रही है जो उसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है उसका पीछा कर। तो जैसे 1-2 मिनट हमने गाड़ी वाड़ी चेंज करने में लगी हैं और हमने उसका पीछा किया तो तकरीबन यहाँ से 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे ही वो स्पॉट है जहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वहाँ उससे निकल गई है डेड बॉडी, हाँ या उन्होंने निकाली है वो मैं प्रॉपर देख नहीं पाया। लेकिन जहाँ वहाँ डेड बॉडी सपोर्ट तक हमने वो फैसला कवर कर लिया था और मैं वहाँ से 50 से 60 मीटर के आसपास वो गाड़ी से पीछे था बस। तो उसने जैसे यू टर्न लिया है वहाँ जोनती सर्विस स्टेशन के सामने से, तो उसे जस्ट 50 मीटर पहले ही दूसरा कट है और उसने यू टर्न लेके गाड़ी घुमा दिया दोबारा कुतुबगढ़ से कराड़ा कंझावला साइड में। और मैंने भी उससे पहले वाले कट से ही मैंने उसके पीछे ही गाड़ी घुमा ली थी। दीपक, रास्ते में आपको कहीं पर कोई पुलिस वाला नहीं दिखा? दीपक, रास्ते में आपको कहीं कोई पुलिस वाला नहीं मिला? आप पीछा करते रहे गाड़ी की, लेकिन कोई मिला पुलिस वाला नहीं? जिस
जिस टाइम मैं डेड बॉडी गाड़ी से निकल चुकी थी, उसके बाद तब हम लाडपुर पहुंचते हैं दोबारा, तब मैंने वहां सामने से पीसीआर आती देखी और उस टाइम जनाब भी लाइन पे ही थे मेरे साथ। तो मैंने कहा जनाब माँ पीसीआर सामने से आ रही है, इसके पास इंफॉर्मेशन हो तो इसे कहो कि गाड़ी रोके। तो उन्होंने कहा कि शायद इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। बाकी मैं और एक्स्ट्रा मदद इधर उधर से मांग नहीं रहा था, क्यों मैं तकरीबन कंटिन्यू ही हमने पीसीआर से जुड़ा हुआ था। पूरे हालात में मैं पीसीआर से जुड़ा रहा और बताता रहा कि यहाँ ऐसी बात हुई है। दीपक जी एक और बात रोकी नहीं अपने पास। और दीपक जी एक और बात, ये बच्ची बता रही है, जो दूसरी बच्ची उसके साथ है निधि, ये बता रही है कि कोई ऐसा म्यूजिक गाड़ी में नहीं था, उन्हें अच्छी तरह से पता था, वो जान गए थे जहां पर गाड़ी में वो फंसी वहां पर भी वो गाड़ी को आगे पीछे कर रहे थे ताकि वो किसी तरह से उसे छुड़ा सके। यानी उन्हें अच्छी तरह से पता था वो गाड़ी में फंसी हुई है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उसको घसीटा। आपको भी ऐसे लग रहा है? हो सकता है उनको पता भी है। बाकी म्यूजिक इसमें कोई इतनी आवाज में म्यूजिक उनका बज नहीं रहा था कि बाहर कुछ सुनाई दे। बाहर सिर्फ और सिर्फ आवाजें आ रही थी, तो जो डेड बॉडी फंसने की आवाजें आ रही थी वही डेड बॉडी गाड़ी से आवाज बाहर आ रही थी। और जिस टाइम गाड़ी से डेड बॉडी छूट चुकी थी या वो निकल गई थी, उसके बाद गाड़ी से कोई आवाज इस प्रकार की आ नहीं रही थी। किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही थी गाड़ी से बाहर, म्यूजिक की भी नहीं आ रही थी। और डेड बॉडी छूटने के बाद फिर डेड बॉडी की भी कोई आवाज उसमें से नहीं आ रही थी, या और कोई टूटने फूटने की कोई आवाज नहीं थी गाड़ी में। उसके बाद काफी ये आवाज आप बार बार बता रहे हैं और आवाज की वजह से आप गाड़ी को आपने नोटिस किया और फिर वो बॉडी देखी। कितनी लगभग आवाज होगी, कितनी दूर तक जा रही होगी? अगर कंपैरिजन में आप कोई ऐसी आवाज बता सके कि कितनी जोर की आवाज थी? वो तकरीबन 50 से 100 मीटर के आसपास से वो सुनी जा सकती थी मैम आवाज की। उस टाइम रोड शांत होता है बिल्कुल। तकरीबन ये 3:18 का पहला वाक्या है, दूसरा 3:30 का वाक्या है। तो उस टाइम तकरीबन 50 से 100 मीटर के बीच से आवाजें महसूस की जाती थी, अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। और बस आवाज वो लग ऐसी रही थी, टायर फटने या पंचर होने के बाद जो गाड़ी चलाते रहते हैं हमें और टायर बिल्कुल फट जाता है तो टायर जैसे फट करता रहता है, वो सेम आवाज लग रही थी। बाकी वो डेड बॉडी की ही आवाज थी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, अन्य मेहमानों को भी दिखाइए। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि गृह राज्य मंत्री की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। इस खबर को जरा अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर इस खबर के मायने क्या हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जेड कैटेगरी कर दी गई है उनकी सुरक्षा। सीआरपीएफ की जेड कैटेगरी में 33 कमांडो तैनात रहते हैं। देश भर में नित्यानंद राय को जेड कैटेगरी सुरक्षा मिलेगी और गृह राज्य मंत्री की सुरक्षा में यह इजाफा, नित्यानंद राय की सुरक्षा जेड कैटेगरी की कर दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। आपको यह बता दें कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की सुरक्षा बढ़ाई गई है और कुछ ही देर में हमारे सहयोगी जुड़ेंगे ये बताने के लिए कि ये क्या प्रोसीजरल है या अभी के ये जो हालात बने हैं उसकी वजह से ये किया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है। जो तय प्रोटोकॉल है गृह राज्य मंत्री को सुरक्षा देने की, क्या उससे ज्यादा सुरक्षा दी गई है और इसके पीछे की वजह आखिर क्या बताई गई है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जेड कैटेगरी कर दी गई है उनकी सुरक्षा। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हैं और उनकी सुरक्षा में ये इजाफा किया गया है। जितेन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। जितेन बहादुर सिंह, क्या है प्रोटोकॉल, क्या है? क्या तमाम गृह राज्य मंत्रियों को जेड कैटेगरी मिलती थी? क्या किसी वजह से ये इजाफा किया गया है? क्या बताया गया? जितेन बहादुर सिंह, आपको आवाज आ रही है? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। इससे पहले कि मैं किसी के पास जाऊं, शाजिया इल्मी जी, माननीयों की सुरक्षा तो बढ़ाई जाए, खूब बढ़ाई जाए। और देखिए, ये खबर ऐसे दिन पर आना हर किसी का मन कचोट कर रह जाता है। बेटी की जान चली गई, यहां पर गृह राज्य मंत्री की सुरक्षा में इजाफा किया जा रहा है। दोनों खबरों का हो सकता है कोई आपस में तालमेल ना हो, लेकिन बड़ा ही असंवेदनशील लग रहा है। एक ऐसे दिन पर जब हमने देखा कि सुरक्षा की कमी की वजह से, वो लड़की बता रही है शाजिया जी
कि मुझे जितनी चोटें आई थी शायद उतनी ही चोटें उनको भी आई थी। अगर सिर्फ नीचे से उसे निकाल दिया होता तो बच्ची की जान बच सकती थी। जी, इन दोनों बिल्कुल बिल्कुल उस बच्ची की जान बच सकती थी। और ये बहुत ही इससे ज़्यादा मतलब एक भयावह दृश्य कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो बच्ची चिल्लाती रही और जान बच सकती थी उसकी। लेकिन ये मैं बता दूं, जो आप इसकी खबर की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा एक खतरे का अंदेशा है और कुछ और भी मंत्रियों के खिलाफ, और उसको लेकर एक कुछ सूत्रों के मुताबिक एक आतंकी संगठन की तरफ से खतरा बताया गया है। और इससे पहले बंगाल चुनाव, पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान भी कुछ ऐसी ही खबर आई थी। और उसके उसी के संदर्भ में ये सुरक्षा को बढ़ाया गया है। कुछ इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मुझे मालूम नहीं कितना उचित होगा इसकी डिटेल्स देना आपको, लेकिन आपको याद है ये क्या हुआ था पंजाब में, सिद्धू मूसेवाला जी के साथ कैसे उनकी सुरक्षा को हटा दिया गया था और उसका ऐलान भी कर दिया गया था, और क्या हुआ था। तो कोई ख़ास वजह के कारण की वजह से ये किया गया है। इन दोनों खबरों का कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ तक इस बच्ची की बात है, जाहिर सी बात है, मतलब सोच कर, और दोनों चीज़ें जो आप बता रहे हैं हमें और जो हम सुन रहे हैं, अंजलि की जो दोस्त है निधि जो बता रही है, मतलब मुझे यकीन नहीं आता। और मैंने कुछ और भी सुना, अभी भी स्वाति मालीवाल जी अभी कह रही थी कि निधि को भी छोड़ना नहीं चाहिए, कैसे उसने क्यों छोड़ दिया अपनी दोस्त को। अब आप सोचिए उस ऐसे सूरत हाल में वो लड़की क्या कर सकती थी। और वो बता रही थी वो डरी हुई होगी। खैर पुलिस किसी तरह से पहुंची, उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया और पता लगाया। तो अपने आप में बहुत ही दुखद एक विषय है। और मुझे लगता नहीं है किसी को भी, मतलब किसी तरह की भी, चाहे जो अगर जिसकी जिम्मेदारी कहीं पे भी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, सुरक्षा कर्मी हो, और चाहे वो जो भी जिसकी भी जिम्मेदारी हो, वो उसको किसी तरह से बचाया ही नहीं जा सकता। लेकिन इन दो खबरों को जोड़कर नहीं देखना चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि हमें ये बच्ची को, जो स्वाति मालीवाल जी ने भी कहा है, मैं उनकी बात की कड़ी निंदा करती हूँ। और जो दूसरी बच्ची बता रही है जो साथ में बैठी थी, उस पर भी हमको किसी तरह से ब्लेम करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ स्वाति मालीवाल जी लाइव इस वक्त जुड़ गई हैं, डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष। स्वाति जी, आप उसकी दोस्त निधि पर सवाल खड़े कर रही हैं, इसकी वजह क्या है? जी, वजह बिल्कुल साफ है। ये लड़की अपने आप को दोस्त कहती है अंजलि की। इतना बड़ा हादसा होता है और मैं देख रही हूँ टीवी पे आकर ये लड़की बेकार की बातें कर रही है अंजलि के बारे में। एक तरीके से उसके कैरेक्टर को पूरी तरीके से असैसिनेट करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। सुबह से हम सुन रहे हैं, कभी कोई होटल वाला बोल रहा है, कभी ये अब लड़की बोल रही है कि वो तो गुस्सैल थी, वो तो ऐसी थी, वो तो वैसी थी। ये वो लड़की कैसी थी, समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि लड़की के साथ हुआ क्या। लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया दिल्ली में, देश की राजधानी में, और उसकी नग्न डेड बॉडी सड़क पे पाई गई। जब ये लड़की उसके साथ, अंजलि के साथ थी, तो इमीडिएटली वहां से वो मतलब गायब हो जाती है, 3 दिन तक गायब हो जाती है। और उसके बाद जब पुलिस उसको पकड़ती है, तब जाके ये लड़की अंजलि का ही कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है। ये कहां से ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। और मेरे को लगता है इस लड़की की भी प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए। क्या ये तो नहीं है कि ये लड़की भी उन लड़कों से मिली हुई है? क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि लड़की का, अंजलि का मर्डर हुआ है, बहुत ब्रूटल तरीके से मर्डर करा गया है। और जिन लोगों ने ये मर्डर को अंजाम दिया है, उन्हें सीधे सीधे फांसी की सजा होनी ही चाहिए। उनके ऊपर कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए। और साथ में वो जितने पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं, 12 किलोमीटर तक कोई पीसीआर नहीं थी, कोई चेक पोस्ट नहीं था। एक तो अगर नहीं था तो कौन जिम्मेदार है? और अगर वहां पे किसी की डिप्लॉयमेंट थी और उन्होंने कोई काम नहीं करा, तो उनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? आज मैंने यूनियन होम मिनिस्ट्री को पत्र लिखा है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, पुलिस की जवाबदेही तय करने की जरूरत है, पुलिस के संसाधन बढ़ाने की जरूरत है। दिल्ली में एक हाई लेवल कमेटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसकी चेयरमैनशिप यूनियन होम मिनिस्टर को करनी चाहिए। उसमें एलजी साहब होने चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब होने चाहिए, पुलिस कमिश्नर होने चाहिए, और दिल्ली महिला आयोग होना चाहिए। महीने में एक बार तो मिलना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। रोज बच्चियां मर रही हैं और हम चुप हैं। लेकिन स्वाति जी, अगर
निधि सच कह रही है, निधि को दिखाइए, अगर निधि सच कह रही है तो क्या निधि पर सवाल खड़े करके उसका कैरेक्टर असैसिनेशन आप नहीं कर रही हैं? जब आप उस पर सीधा सवाल खड़े करती हैं, वो भी 19-20 साल की ही बच्ची होगी, डर में आ गई होगी, ऐसा हो सकता है कि अपनी जान बचाकर वो भागी। मैं बिल्कुल मान सकती हूँ कि लड़की डर गई और लड़की वहां से उठकर भाग गई, लेकिन 3 दिन तक उसने किसी को, पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं दी। और अगर पुलिस उस तक पहुंची है तो उसको कोई हक नहीं बनता कि वो अंजलि का कैरेक्टर असैसिनेट करे। मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल सही नहीं मानती। लड़की मर चुकी है, लड़की को एक बहुत दर्दनाक मौत मिली है, और यही तो सब दिखाना चाहते हैं, यही तो बोलना चाहते हैं कि जो लड़की मर गई गलती उसी की होगी, कि वो गुस्सैल थी, वो खुद ही अपने आप को ट्रक में घुसाने की कोशिश कर रही थी, उसने दारू पी की थी। क्या क्या बातें कही जा रही हैं, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है और इस लड़की की भी ठीक से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अजीब बात है कि लड़की इतने बुरे हादसे में होती है। लड़की देख रही है, दोस्त, अपने आप को कहने वाली दोस्त, वो देखती है कि लड़की आ रही है, उसकी गाड़ी के नीचे आ रही है, और उसके बावजूद उसको पीछा करने की जगह, चिल्लाने की जगह, बोलने की जगह, पुलिस को बताने की जगह, लड़की के परिवार वालों को बताने की जगह वो जाके बैठ जाती है। और उसके बाद जब बाहर निकल कर आती है तो उल्टा अंजलि पे ही अपनी उंगलियां वो दागती है। अंजलि तो है नहीं ना आज उसकी जवाब देने के लिए, जो है नहीं, जो जिंदा नहीं है, जिसने इतनी बुरी मौत पाई। क्या गलती थी अंजलि की? अंजलि भी तो 20 साल की लड़की थी, क्या गलत था? उसने क्या गलती कर दी जो उसकी इस तरीके से मौत करी जाएगी और उसके बाद उसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करा जाएगा, उसी को विक्टिम ब्लेम करा जाएगा? मैं देख रही हूँ सुबह से चल रहा है, तो कोई बेकार सा कोई होटल वाला है, वो बोल रहा है कि लड़की ने ये कर रखा था, लड़की ने वो कर रखा था, मैंने लड़की को निकाल दिया रात में 1:30 बजे। अरे तुमने लड़की को रात में 1:30 बजे क्यों निकाला? अगर लड़की कुछ उत्पात कर रही थी तो तुम पुलिस को बुलाओ। तो ये मेरे को लगता है बहुत बड़े सवाल है जो हमारा समाज है उसको दिखाता है। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं किसी लड़की को विलिफाई करूं या किसी लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन करूं, पर मैं देख नहीं सकती कि अंजलि, जिसने 12 किलोमीटर तक कितना दर्द सहा, जो कितने तड़प तड़प के मरी है, उस लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन कोई करे, ये मेरे बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। ठीक है शाज़िया आलमी जी, जो वो कह रही हैं, आखिरकार विटनेस ही है ना, उनकी बातों को भी तो परखना जरूरी है। वो तो सीधा इल्जाम लगा रही हैं, बहुत सारे गंभीर इल्जाम हैं। वो यहां तक कह रही हैं कि वो बिल्कुल ही होश में नहीं थी। इस तरह की बातें आज करना, बार बार उसको उस पर एम्फेसिस, इस पर आपका जवाब? अंजना जी वो खुद बता रही है कि हम लोग पार्टी करने गए थे, वो खुद बता रही है। और अगर किसी लड़की ने ड्रिंक किया है तो ड्रिंक करके ड्राइविंग करना तो गलत है, सबसे नहीं, चाहे वो लड़की करे या लड़का करे। उसमें कैरेक्टर असैसिनेशन करे या लड़का करे, उसमें कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे हुआ? अगर वो सारे फैक्ट्स बता रही है तो अब हम लड़की के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे? वो बता रही है क्या क्या तथ्य है उस मामले के, हम उस लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे जो डर के भाग गई। वो बता रही है क्या क्या था, क्या क्या दिक्कतें रही होंगी, वो लड़की की तरफ से बोल रही है। वो बल्कि बता रही है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। हम लड़कों की बात करें ना, हम आदमियों की बात करें, कितने बदमाश थे वो, क्या उन्होंने किया, म्यूजिक नहीं थी उसके बावजूद इतने इंपॉर्टेंट चीजें पता चली हैं इस खुलासे के जरिए। इस खुलासे के जरिए पता चला कि गाड़ी में म्यूजिक नहीं चल रही थी। इस खुलासे के जरिए पता चला कि वो लड़की बच सकती थी। इस खुलासे के जरिए पता चला कि लड़के गाड़ी रोक सकते थे। वो सब नहीं नोटिस किया, लेकिन किसी तरह से हर एक चीज को लेकर कुछ ना कुछ एक क्या कहते हैं ना कि आपको पॉलिटिक्स करनी है, आपको किसी तरह से उसको राजनीति लाना है, आपको जल्दी जल्दी एक कमेंट सबसे लेना चाहिए। बस यही है, यही प्रॉब्लम है। मैं दो तीन बातें, इसमें किसी ना लड़की की फिक्र है ना रेप इस प्रकरण की फिक्र है। सौरभ जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। इसके बाद आशीष जी में आ रहे हैं। सबसे पहली बात कि जो दीपक नाम के शख्स आपके सामने बैठे हैं, मैं उनको पूरी पार्टी की तरफ से, पूरी दिल्ली की तरफ से सलाम करना चाहता हूं। ये वो आदमी है, वो साहसी आदमी है जो पहले दिन से, पहले मिनट से इसकी स्टोरी में, इनकी स्टोरी में अंश भर भी अंत नहीं आया, क्योंकि ये आदमी सच बोल रहा है और ये आदमी अपने सच पे अटल खड़ा है। मुझे लगता है कि ऐसे सिटीजन्स की देश को जरूरत है जो किसी अनजान आदमी की मौत के लिए भी इतने ज्यादा चिंतित हैं। आप सोचिए, भी खड़ी है, गुंडे भी खड़ी है के पीछे जी घूमे। आप सोचिए ना, 5 लोग कुछ भी कर सकते थे, उनके पास हथियार हो सकता था। और जिस इलाके की बात कर रहे हैं, कंजावला वंजावला, वहां तो हथियार होना बड़ी आम बात है। इनके ऊपर अटैक हो सकता था, फिर भी ये लगातार पुलिस के संपर्क में रहे।
हर मीडिया चैनल पे आके इन्होंने बाइट दी, आज आपके चैनल पे बैठे, मुझे लगता है कि इनसे हमको और बहुत सारे लोगों को सीखने की जरूरत है। ऐसे ऐसे युवा अगर हमारे देश में और हो जाए तो मुझे लगता है बहुत फायदा होगा। दूसरी बात इस पे आता हूं, जो शुरू से पुलिस का रवैया रहा वो थोड़ा जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई लड़की पुलिस थाने नहीं जा रही, सोचिए एक लड़की जिसकी खास दोस्त गाड़ी के अंदर दबा के मार दी जा रही है, वो लड़की भी पुलिस थाने में 100 नंबर का कॉल नहीं कर रही है। कल मेरे पास एक फोन आया, यही सौरभ जी मैं आपसे पूछना चाह रही थी। एक सेकंड सौरभ जी, फोन आया, आप खुद वही कह रहे हैं जो उस लड़की का वर्जन है, लेकिन आपको नहीं लगता स्वाति मालीवाल ने बहुत जल्दबाजी कर दी उस लड़की पर हमला करने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं दोनों बातें कहूंगा। देखिए, स्वाति का वर्जन बिल्कुल एक अपने आप में इंडिपेंडेंट वर्जन है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि अगर मैं अपनी बेटी को अपनी एक दोस्त के साथ भेजता हूं और मेरी बेटी की हत्या हो जाती है, तो मैं उसकी दोस्त से पूछूंगा कि तुमने क्या दोस्ती निभाई, तुम्हें कोई लड़ना नहीं था, तुम्हें कोई तलवार नहीं निकालनी थी, तुम्हें कोई बंदूक नहीं निकालनी थी। अरे कम से कम उसके घर पे बता देते कि उसके साथ ये हो गया, वो लड़की बच सकती थी। अरे तुम शोर मचा देते। हम ये नहीं कह रहे कि आपका ऑडियो कट रहा है क्या? फोन पे इनका ऑडियो हम ले सकते हैं? आवाज इनकी कट रही है, आवाज ऑडियो पे लीजिए इनका, इनकी आवाज कट रही है। लेकिन सीधा इस लड़की पर सवाल खड़े करना क्या उसको विलिफाई करना नहीं है? एक छोटा सा जवाब। आपका सिग्नल बहुत कट रहा है सौरभ जी। मैं ठीक कराती हूँ, आपकी आवाज ठीक करा रहे हैं सर, एक बार काट के, तो उसके बाद मैं लौटूंगी इस सवाल का, आप जवाब दीजिएगा, मैं जवाब आपसे लूंगी। क्या ये विलिफाई करना नहीं है? राधिका जी, इसके बाद आशा जी, बरखा जी, मैं तुरंत आ रही हूँ योगिता जी। राधिका जी। अंजना जी, हाँ, गृह राज्य मंत्री की सुरक्षा में बढ़ोतरी हो जाती है और देश की बेटियों और देश की जनता की सुरक्षा में कटौती हो रही है, और वो हमें आए दिन देखने को मिल रहा है, और कहीं ज्यादा दूर नहीं, देश की राजधानी में ही देखने को मिल रहा है। और ये सवाल पूछे जाएंगे, सुरक्षा तो जनता की भी है ना, जो उन नेताओं को वहां चुन के बिठाती है। क्या लड़कियों की सुरक्षा और इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी, और 2013-14 से हम देखते आ रहे हैं कैसे हर बार महिला की सुरक्षा हो, रेप हो, बच्चियों के साथ होते हादसे हो, उनको पोलिटिसाइज किया जा रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, जिन्होंने निर्भया का जब रेप केस हुआ था तो किस तरीके की राजनीति करी थी। बात बात पे केजरीवाल साहब और स्वाति मालीवाल जी बार बार शीला दीक्षित जी का इस्तीफा मांगती थे। अब क्यों नहीं मांग रही है केजरीवाल साहब का इस्तीफा? इंस्टेड ऑफ कोई भी सवाल उठाने से पहले सबसे पहले तो इस्तीफा मांगे, क्योंकि आप ब्लेम करते थे शीला जी को, और नरेंद्र मोदी जी खुद कहते थे जब आप वोट देने जाएंगे, जब आप 2014 में आप वोट देंगे तो आप दिल्ली के निर्भया केस को दिल्ली को याद करके दीजिएगा। तो किसने नहीं किया, चाहे वो मोदी जी हो या आम आदमी पार्टी हो। लेकिन आप वापस इस मुद्दे पर आते हैं। आपका जब यहाँ पे मैं इंटरव्यू सुन रही थी तो उसमें 3 बहुत अहम पहलू थे। उस लड़की ने कहा गाड़ी पे काले शीशे थे। दिल्ली क्या पूरे देश में काले शीशे गाड़ी में अलाउड नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस सोती रहती है, उनको पता नहीं चलता किसी गाड़ी में काले शीशे हैं और वो ऐसे घूम रहे हैं, और एक राजनेता जिसकी गाड़ी में ये है। फिर वो लड़की कहती है कि म्यूजिक नहीं था, जो बार बार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। बार बार लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन तो पुलिस भी स्वयं कर रही है। फिर उस लड़की ने कहा कि मेरे को फ्रैक्चर हुआ। अगर उसको फ्रैक्चर हुआ था अंजना जी, तो वो अपने घर कैसे पहुंची? कौन लेकर गया उसको घर? क्या ये लड़की पुलिस की प्लांट है या वो जो लोग कातिल है उनकी प्लांट है? सवाल तो हर जगह उठेंगे। वो सिर्फ 15 दिन पहले उस लड़की को जानती थी, तो वो कैसे कह सकती है कि उस गाड़ी में जो लोग थे वो उस लड़की को नहीं जानते थे? और बार बार जिस तरीके की चीजें वो बोल रही है कि वो कभी गुस्सा आता था, ये आता था, तो जब 15 दिन पहले जिस लड़की को मिली है उसके ऊपर आप इतनी बड़ी बात और कैसे गारंटी से कह रही है कि जो 5 लोग उस गाड़ी में थे वो उस लड़की को नहीं जानते थे? और हम जब गाड़ी चलाते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है, आप भी गाड़ी चलाती है, अगर एक छोटा पत्थर या कोई जानवर भी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो कड़ 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 करके गाड़ी अटकती है और पता चलता है, कुछ भी आ जाए। और ये कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं थी कि कोई एक्सयूवी थी या बहुत बड़ी अरबों रुपए की गाड़ी थी कि कुछ पता ही नहीं चला। एक बलिनो थी जिसकी जो हाइट भी होती है वो ज्यादा दूर नहीं होती है जमीन से, तो जब कोई चीज घसीट रही होगी तो क्या उनको पता नहीं चला होगा? सबसे अहम बात, 2015 से इस जगह का एमएलए एक आम आदमी पार्टी का एमएलए है। और मैं आपको दावे से कह रही हूँ, ये जो पूरा एरिया है कंजावला का और ये पूरी बेल्ट है, वहां पे दिन हो या रात हो पुलिस होती ही नहीं है। क्या उनका दायित्व नहीं बनता? जो महिला सुरक्षा के नाम पे दिल्ली में सरकार बना के आए थे, जहां पे कभी पेट्रोलिंग वैसे ही नहीं होती, दिन में भी वहां जाना खतरनाक है अकेले लड़कियों के लिए, उन्होंने आज तक ये सवाल नहीं उठाया। दिल्ली पुलिस को कोई एक चिट्ठी लिखी हो वहां के दोनों एमएलए ने,
पहले भी इनका एमएलए था, इस बार भी इनका एमएलए है। क्या कभी ये सवाल उठाया गया कि कितनी पेट्रोलिंग गाड़ियां होती है, नहीं होती है, इतना बड़ा हादसा हो जाता है, पुलिस वहां पे नहीं पहुंचती है जब लोग फॉलो कर रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल है, किसकी मिलीभगत है? और ये लड़की का सौरभ जी मुझे 3 और मेहमानों के पास जाना है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। आखिर वो सीधा पूछ रही हैं कि पहले आप लोग शीला दीक्षित से ऐसा कुछ भी होता था तो दिल्ली में इस्तीफा मांगते थे मुख्यमंत्री से, आज क्यों नहीं मांग रहे हैं? मुख्यमंत्री को वो जिम्मेदार ठहराने की बात कह रही है। दूसरी तरफ जो मैंने आपसे पूछा था, निधि को प्राइमा फसाई, उसकी बात सुनते ही विलिफाई करना कि ये कैसी दोस्त थी, इसने पुलिस को क्यों नहीं बोला, क्या मौजूदा परिस्थिति में ऐसा सही है ऐसा करना? अंजना जी, मैं एक वकील की नजर से आपको बता रहा हूं, ये जो गवाह पुलिस ने प्लांट किया है, इसकी वजह से ये केस बेहद कमजोर होगा। और आप देखेंगे इस लड़की की गवाही के ऊपर ही इन 5 लोगों का एक्विटल होगा, ये लोग बरी होंगे, क्योंकि ये जो गवाही है ये फुल ऑफ लूप होल्स है। इसको ट्यूटर किया गया है और ट्यूटर भी इस तरीके से किया गया है कि आपको लग तो रहा है कि ये उस लड़की की गवाह है, मगर ये बेसिकली जो है उन आरोपियों की जो मदद जो है इसकी गवाही की वजह से उनको होगी। मैं नहीं जानता कि ये खुद कर रही है नहीं कर रही, मगर इस लड़की का जो इस्तेमाल हो रहा है वो इसके अंदर एक्विटल के लिए किया जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर लौटेंगे। आशा जी, बीते दिन से आप ऐसा समझ रही थी आशा जी कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, ये आप खुलकर कह रही थी, लेकिन अब पीएम रिपोर्ट में आया है ना, अब ये नई गवाह जो कि सबसे बड़ी चश्मदीद मानी जाएगी क्योंकि उसकी दोस्त थी, बाकायदा ओयो रूम्स में उनके सिग्नेचर्स हैं, उनके नाम हैं, उनके सिग्नेचर्स हैं, उनका मोबाइल नंबर है, इन्होंने रूम बुक किया था, वहां पार्टी हुई थी, वहां से वो निकली थी। देखिए ये सच तो कोई नहीं बदल सकता, वहां पार्टी से साथ ही निकली थी, स्कूटी पर आगे पीछे, पहले उसने ड्राइव किया, सब फुटेज है, लड़ाई हुई कि नहीं गाड़ी मैं चलाऊंगी, वहां से ये मामला आगे बढ़ा है। आज इतना कुछ जानने के बाद आप क्या कहेंगी आशा जी? देखिए, जो लड़की कह रही है कि आप कह रही हैं कि होटल में, चाहे जो होटल वाला, वो भी मैंने न्यूज, मैं भी पूरे न्यूज देख रही हूँ, लेकिन जो बच्ची को मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, जितनी बच्ची वो दुनिया में नहीं है उसके लिए मुंह है, उतना ही इसके लिए भी है। लेकिन कुछ बातें इसकी डाउट कर रही है कि ये बच्ची अपने से नहीं बोल रही है। जैसे बच्ची कह रही है कि मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे, शीशा बंद था, तब फिर बच्ची को कैसे पता था कि वो 5 लोग अंदर थे? तो कोई बात इसकी डाउट पे जा रही है। जैसे बच्ची एकदम पलट के उस पे ब्लेम कर रही है कि बहुत ड्रिंक करी हुई थी, सारे दोस्त उसके थे, हम नहीं जानते थे, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डाउट मेरे को हो रहा है। हालांकि बच्ची डरी हुई है, पुलिस को नहीं फोन करी, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि हो सकता है कि वो डर गई हो, लेकिन घर में जाके रात को नहीं बताती, सुबह दिन में अपने घर में बताती, अपने माँ बाप से बताती, उसके माँ बाप को पता चलता है, ये भी कोई विषय नहीं है नहीं बताई। लेकिन जो 1-2 बात वो कर रही है, सीधे उस बच्ची पे ब्लेम कर रही है, ये मुझे डाउट लग रही है। ठीक है, वो कह रही है कि मुझे नहीं पता कि वो अंदर क्या कर रहे थे, शीशा था, तो उस बच्ची को फिर पता कैसे चला कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, वो 5 हैं या क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे मुझे डाउट हो रहा है। बरखा जी आप कैसे देख रही हैं? दूसरी बात सुनिए, पूरा कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि उन सबों ने आगे पीछे की, जान के की, तो उन्होंने जब पता चला तो वो जानबूझ के आगे पीछे की कि मैंने निकल जा, तो नहीं निकला, तो वो फिर निकले क्यों नहीं, क्यों उस पे जानबूझ के चलाए? तो यहाँ भी यह है कि ये साजिश थी, या उस लड़की को जानते थे या इस लड़की को जानते थे, जानबूझ के उसको खत्म कर दिया कि सबूत खत्म हो जाएगा। तो बात यहाँ होती है कि एक बच्ची की जान गई है, चाहे इस पार्टी, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें ये है कि ये बच्ची की जान गई है, इसके साथ जो पुलिस की लापरवाही सामने आई है, बिल्कुल इस पे जांच होनी चाहिए और बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट नहीं है। बच्ची के साथ जो घसीट के 18 किलोमीटर दूर ले जाया गया है, तो ये कोई बर्बरता से कम नहीं है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी तो हम हर केस पे पॉलिटिक्स होती है, अपने सफाई देंगे, अपनी सफाई देंगे। तो मैं अंजना मैडम आपसे हाथ जोड़ के मैं ये कहती हूँ
कि इस केस में कुछ तो है जो सामने नहीं आ रहा है। मान लीजिए नहीं उसके साथ रेप नहीं हुआ है, लेकिन एक एक्सीडेंट भी नहीं है। इस पे पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है बरखा जी, मेरा आपसे सवाल है, देखिए ये अक्सर होता है जब भी इस तरह का कोई भी केस आता है उसके बाद से पूरी की पूरी फौज उतरती है, जो मतलब जो विक्टिम है, जिसकी जान गई हो, मृतका है, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू करते हैं। और इस बात पर अब जोर दिया जा रहा है कि वो वहां पर क्या कर रहे थे, क्या पी थी, नहीं पी थी। मेरा सवाल यह है, जो हर किसी का सवाल है, 12 किलोमीटर तक दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? सवाल सुरक्षा का है, दिल्ली पुलिस की अकाउंटेबिलिटी का है। पिछली बार भी तय नहीं हो पाया। निर्भया के साथ बस में घूमकर किलोमीटर दर किलोमीटर उसका गैंग रेप होता रहा। यही दिल्ली पुलिस कहीं बैरिकेड पे चेक नहीं कर पाई, कहीं रोक नहीं पाई, वो चक्कर काटते रहे एयरपोर्ट के बाद वाले पूरे इलाके में। मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। देखिए ऐसा है, जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। हमारी पूरी संवेदनाएं परिवार के साथ है, लड़की के साथ है। जो होना चाहिए था ये बहुत ही गलत है, और जिनकी वजह से हुआ है, जिन पुलिस वालों की गलती से हुआ है, उनको एलजी साहब कह चुके हैं कि सख्त से सख्त सजा होगी, उनके ऊपर धाराएं लगेंगी, चाहे वो जिस पार्टी के हो, चाहे वो जिस पद पे हो, उनको जो है सजा मिलेगी। दूसरी चीज, उन्होंने ये कहा है कि मैं परिवार के किसी भी एक सदस्य को मैं सरकारी नौकरी देने को तैयार हूँ, जो उस लड़की के घर का भरण पोषण कर सके। तीसरी चीज ये, अभी स्वाति मालिक, जो ये लड़की बच्ची जो छोटी है, उसकी सहेली, जिसके बारे में बार बार सब लोग कह रहे हैं, देखिए दोनों बच्चियां थी। अब महिला आयोग का यहाँ पे सवाल आता है कि महिला आयोग क्या कर रहा है? महिला आयोग क्यों नहीं लड़कियों को इतना सक्षम, इतना निडर बनाता है कि वो भाग के जाएं और जाके पुलिस पे कंप्लेंट करें? सुरक्षा तो दिल्ली पुलिस देगी ना, भरोसा तो दिल्ली पुलिस से आएगा ना। आप कैसी बात कर रही हैं मैम? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप योगिता जी महिला दिल्ली पुलिस कहाँ थी? उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? अंजना जी, मैं तो सबकी अकाउंटेबिलिटी पूछ रही हूँ। दिल्ली पुलिस तो सबसे बड़ा फेल कर चुकी है इस बेटी को, और अभी तक देखिए फ्यूनरल अभी चल रहा है। मैं यही हूँ शमशान के बाहर। उनके पेरेंट्स अब क्या, उनकी माँ क्या कह रही थी अभी? आप क्योंकि आप वहीं पे थी योगिता जी, उनकी मेरे साथ सामने ही है उनकी माँ, और वो उनका रो रो के वो बेसुध है। उनको तो अभी होश ही नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या। छोटी बहन अभी मेरे साथ थी, वो छोटी बहन तो बिल्कुल ही, छोटे छोटे बहन भाई हैं उनके, और बिल्कुल परेशान है और रो रो के उनका बुरा हाल है। उनको समझ ही नहीं आ रहा उनके साथ क्या हो गया, क्योंकि वो बैकबोन थी इस परिवार की, क्योंकि वो पूरा परिवार पाल रही थी। माँ डायलिसिस पर है, बीमार रहती है, पिताजी है नहीं। इस तरह वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे 1 घंटे की बहस में कई एस्पेक्ट्स इस पूरे मामले के आए, लेकिन संवेदनशीलता तभी आएगी जब सत्ता में बैठे लोग, पुलिस में बैठे लोग, प्रशासनिक अधिकारी 1 सेकंड को कल्पना कर लें कि उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता, जब उसके शरीर की हड्डियां बाहर आ गई होती, सिर्फ इसलिए क्योंकि पुलिस ने कहीं गाड़ी को नहीं रोका और वो बच्ची गाड़ी के साथ 12 किलोमीटर तक, खुद स्पेशल सीपी ने कहा था ना, 12 किलोमीटर तक घसीटती हुई गई थी। बस एक बार कल्पना कीजिए, थोड़े संवेदनशील हो जाइएगा अपनी नौकरी और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर। देखते रहिए आज तक।